नया रास्ता पाठ चौथा प्रश्न उत्तर। अवतरण। वह स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या हो गया है। तभी पोस्टमैन की आवाज़ सुनाई दी। उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में है? इस समय उसकी मनस्थिति कैसी है? उपयुक्त कथन मीनू के संदर्भ में है। मीनू दयाराम जी की बड़ी पुत्री है। वह सर्वगुण संपन्न कुशाग्र बुद्धि लड़की है। इस समय वो भी इंतजार कर रही थी कि अमित के यहाँ से हाँ या ना का पत्र आने वाला है। उसके मन में भी अंतर्द्वंद चल रहा था। वह यह सोच रही थी कि जब उसका परीक्षा फल निकलता था तब भी उसे इतनी घबराहट नहीं होती थी, पर न जाने उसे क्या हो गया था कि उसके आज इस परीक्षा के बारे में सोचकर, शादी के नतीजे का पत्र के बारे में सोचकर उसके हृदय की धड़कन और अधिक तीव्र हो गई थी। परीक्षा में तो वो हमेशा प्रथम आती थी, पर इस परीक्षा में कई बार अनुत्तीर्ण होने के कारण उसके मन में ये भावनाएं अक्सर घर कर गई थी। दूसरा प्रश्न, पोस्टमैन का किन को इंतजार था एवं क्यों? पोस्टमैन के आने से पहले घर में किस प्रकार का वार्तालाप चल रहा था? पोस्टमैन का मीनू के घर वालों को इंतजार था। माताजी, पिताजी, रोहित, आशा सभी इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि अमित के यहाँ से पत्र आने वाला था जिसमें मीनू के रिश्ते की हाँ या ना होनी थी। माताजी कहती हैं कि शायद उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं, इसीलिए अभी तक उन्होंने पत्र नहीं लिखा। लेकिन पिताजी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि वे घर जाकर सलाह करेंगे और कभी कभी डाक में भी गड़बड़ी होती है, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। प्रश्न 3, पत्र पढ़ने के पश्चात घर के सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया थी, विशेषकर उसकी जिसके संबंध में उपर्युक्त कथन है? स्पष्ट कीजिए। पत्र पढ़ने के बाद एक एक करके सभी ने पत्र पढ़ा। सबके चेहरों पर उदासी छा गई, और जब मीनू भी अंदर कमरे में बैठी ये सब सुन रही थी तब वो समझ गई कि यहाँ से भी वह नापसंद कर दी गई है। वह कल्पना करके ही, इस कल्पना की मात्र से ही उसका दिल रो पड़ा था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या कमी है आखिर इसमें। क्या कुरूप तो नहीं वो, अगली तो नहीं है वो। प्रश्न चौथा, अंत में उस व्यक्ति ने क्या निर्णय लिया? उसके निर्णय पर उसके पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी? विस्तार पूर्वक समझाइए, इन डिटेल। अंत में मीनू ने यही निर्णय लिया कि वह शादी नहीं करेगी, और उसने पिताजी को साफ शब्दों में कह दिया कि आप आशा का रिश्ता लेकर वहां चले जाएं, आशा की शादी वहां तय कर दीजिए। तब पिताजी उसे समझाते हैं कि ना बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी बेटी के रहते हुए हम छोटी बेटी की शादी कैसे कर दें? क्या कहेगा समाज? और पिताजी उन्हें, मीनू को समझाते हुए ये भी कहते हैं कि तुम चिंता न करो, तुम्हारे लिए मैं इससे भी अच्छा वर ढूंढूंगा। पिताजी ये भी समझाते हैं कि मैं भली भांति समझता हूँ तुम्हारे दिल की बात, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दुख, पर बेटी चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं इससे भी अच्छा वर ढूंढूंगा। अवतरण 2, बेचारी मीनू, वह तो वैसे ही उदास रहती है, क्या बीतेगी उसके दिल पर जब वह ये सब सुनेगी? प्रश्न पहला, प्रस्तुत कथन के वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता ने ये बातें कब कही? प्रस्तुत कथन की वक्ता मीनू की माँ है। वह मीनू के लिए काफ़ी चिंतित है, और श्रोता पिताजी हैं। वक्ता ने ये बातें तब कही जब अमित के घर वालों के यहाँ से भी शादी के रिश्ते के लिए मनाई की गई और आशा का हाथ मांगा गया। तब आपस में बात करते हुए माँ पिताजी को ये सारी बातें कहती हैं।
प्रश्न 2, ये सब सुनेगी से वक्ता क्या कहना चाहती है? वक्ता माँ है। ये सब सुनेगी मतलब कि जब अमित के घर वालों ने ये लिखा है पत्र में कि उन्हें मीनू नहीं आशा पसंद है, अगर वे शादी का रिश्ता अमित से करना चाहते हैं तो आशा के साथ ही रिश्ता हो सकेगा, मीनू के साथ नहीं। तो ये सब जब वो सुनेगी तो मीनू के दिल पर क्या बीतेगी। पहले से ही वो अपने शादी के रिश्ते को लेकर बहुत परेशान रहती है और कई बार पहले भी उसे नापसंद किया गया है। तब माँ को लगता है कि फिर से अगर एक बार वो यही अपने बारे में सुनेगी तो उसे कितना दुख होगा, उसे कितनी पीड़ा पहुंचेगी। उसके मन के दुख को माँ भली भांति समझती है, इसलिए माँ ये बातें कहती हैं। प्रश्न 3, श्रोता ने वक्ता की बात का क्या कहकर उत्तर दिया? जब माँ पिताजी से ये सब बातें कहती हैं तब पिताजी भी बोलते हैं कि हमारी बेटी ने क्या कसूर किया है जिसका फल भगवान उसे दे रहा है। पढ़ी लिखी है, एमए पास है, फिर हमेशा ही प्रथम श्रेणी में पास हुई है। जहाँ तक खूबसूरती की बात है, बहुत सुंदर ना सही, देखने में अच्छी लगती है। यह कहकर पिताजी भी कुछ उदास से हो गए। ये सब सुनने का मीनू पर क्या प्रभाव पड़ा, वह उसने क्या निर्णय लिया? जब कमरे में अंदर मीनू यह सब बातें सुन रही थी तब उसने साहस एकत्र किया और पलंग से उठ खड़ी हुई और उसने दिल ही दिल में यह निर्णय ले लिया कि वह शादी नहीं करेगी। उसके हृदय में अंतर्द्वंद चल रहा था कि क्या जो निर्णय वो ले रही है क्या वो उचित है या नहीं। अंत में इसी निर्णय को कि शादी नहीं करेगी कहकर वो बाहर निकली और वह उसकी आंखें दुख से बोझिल हो गई। वह अपने आप को बड़ा ही अभागिन महसूस करने लगी और उसे लगा कि उसी के कारण उसके माता पिता को भी कितनी तकलीफ पहुंचती है। हर बार शादी के रिश्तों को लेकर उसका रिश्ता ठुकरा दिया जाता है और माता पिता के मन को ठेस पहुंचती है और उसे स्वयं को भी इस पीड़ा से गुजरना पड़ता है। अवतरण 3, आप समाज की इतनी चिंता क्यों करते हैं? क्या करता है समाज हमारे लिए? समाज ही हमें इस तरह की परिस्थिति में के लिए विवश करता है। आज समाज की चिंता ना करते हुए आशा की शादी कर दीजिए। प्रश्न पहला, यह कथन कौन, किससे तथा किस संदर्भ में कह रहा है? यह कथन मीनू अपने पिताजी से तब कहती है जब मायाराम जी के यहाँ से भी पत्र आता है कि हमें आपकी छोटी बेटी आशा पसंद है, अगर आप शादी करवाना चाहते हैं तो सिर्फ अमित की शादी आशा से ही हो सकती है। तब माता पिता मीनू को समझाते हुए कहते हैं कि बेटी, बड़ी बेटी के रहते हम छोटी की शादी कैसे कर दें? क्या कहेगा समाज कि बड़ी बेटी घर में बैठी है और छोटी की शादी कर दी? तब मीनू अपने पिताजी से कहती है कि समाज ही तो हमें इस परिस्थिति के लिए विवश करता है। मायाराम जी जो खुद समाज का हिस्सा हैं, वे ही तो हमें इन परिस्थितियों में डालने के लिए मजबूर करते हैं। उन्हीं के यहाँ से तो पत्र आया है कि मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ, तो फिर आप क्यों समाज की चिंता करते हैं? प्रश्न 2, मीनू की माँ शादी करना क्यों आवश्यक मानती है? समझा कर लिखिए। मीनू की माँ का कहना है कि मीनू के सामने इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है और फिर उसके माता पिता की जिंदगी का क्या भरोसा। उन्हें कुछ हो गया तो कौन बनेगा उसका सहारा? शादी के बाद पति और बच्चों का ही तो सहारा होता है जो वृद्धावस्था में काम आते हैं। प्रश्न 3, मीनू ने अपने निर्णय के पक्ष में क्या तर्क प्रस्तुत किया? मीनू ने अपने निर्णय के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया कि आधुनिक युग में लड़की को भी अपने पांव पर खड़ा होना आवश्यक है। आज के आधुनिक युग में स्त्रियां पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और फिर मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, स्वावलंबी बन सकती हूँ, अपने जीवन की राह मैं खुद चुन सकती हूँ, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। प्रश्न 4, बदलते हुए समय के अनुसार पुराने रूढ़िवादी रीति रिवाजों में भी परिवर्तन आवश्यक है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। हाँ, बदलते हुए समय के अनुसार पुराने रूढ़िवादी रीति रिवाजों में भी परिवर्तन आवश्यक है। जब समय बदलता है
जब समय की धारा बदलती है, जब आधुनिकता का दौर आता है, तभी हमें भी समय के साथ परिवर्तित होना चाहिए। हमें भी पुराने ख्यालों की बातों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। पुराने रीति रिवाज जब बने थे उस समय समय की मांग थी, पर जब समय बदलता है तब हमारी विचारधारा को भी हमें बदलना चाहिए। जैसे कि लड़की को पहले पढ़ाना लिखाना गलत माना जाता था, परंतु आज के बदलते समय में लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए ताकि वे स्वावलंबी बन सकें। और शादी के रीति रिवाज भी बदलने चाहिए कि बड़ी बेटी के रहते हुए छोटी की ना कराई जाए। ये सब गलत धारणा है। रीति रिवाज ऐसे हों जो कि मनुष्य को सुख और शांति प्रदान करे, ना कि उन्हें और उलझनों में डाल दे, उनका जीवन और भी कष्टदायी बना दे। इसीलिए रीति रिवाजों में भी परिवर्तन लाना अत्यंत आवश्यक है। समय की मांग के अनुसार हमें अपनी विचारधारा को बदलना चाहिए। कैसी जालिम दुनिया है ये दुनिया, सब कुछ पैसा ही है इस दुनिया में। इंसान को इंसानियत, शर्म, लज्जा कुछ भी तो नहीं रही है। प्रश्न 1, उपर्युक्त कथन का संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। ये वाक्य दयाराम जी कहते हैं। जब वे मायाराम जी के घर मेरठ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि मायाराम जी ने अपने बेटे अमित का रिश्ता धनीमल जी की बेटी सरिता से पहले ही तय कर दिया है, और ये सारी सच्चाई ज्ञात होने पर वे ये सोचने लगते हैं कि सच में, क्योंकि धनीमल जी दहेज में 5 लाख रुपए लगाने वाले थे, इसी कारण उन्होंने रिश्ता सरिता के साथ तय कर दिया। तब वे सोचने लगे कि सच में कितने जालिम लोग हैं। पैसों का इतना लालच आ गया है कि इंसान अपनी इंसानियत को, अपनी शर्म, लज्जा सब कुछ भुला बैठा है। पैसों के दिखावे के आगे इंसान को गुणों का, इंसानियत का, चरित्र का कोई महत्व ही नहीं रहा। वक्ता के मन में क्या अंतर्द्वंद चल रहा था? वक्ता के मन में यह अंतर्द्वंद चल रहा था कि कैसी जालिम है यह दुनिया, सब कुछ पैसा ही है इस दुनिया में। इंसान में इंसानियत, शर्म, लज्जा कुछ भी नहीं रही। मन में विचारों की लड़ाई चल रही थी कि किस तरह से मायाराम जी ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। वे ये भी सोच रहे थे कि घर पर पहुंचेंगे तो सभी को आशा के रिश्ते की खुशखबरी सुनकर सभी प्रसन्न होंगे, पर यहाँ पर तो बातें कुछ और ही थी। तो ये सब बातें उनके मन में चल रही थी। घर पहुंचने पर क्या देखकर घर के लोग कौन सी बात समझ गए, वास्तविकता जानने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। घर पहुंचने पर जब सभी ने दयाराम जी का उदास चेहरा देखा तब सभी समझ गए कि आशा के रिश्ते के लिए भी मना की गई है। वास्तविकता जानने पर, सबका हृदय, सच्चाई जानने पर, मायाराम जी की सच्चाई जानने पर, अमित के परिवार वालों की चाल देखकर, उनकी क्रूर योजना देखते हुए सबका हृदय मायाराम जी के परिवार के प्रति घृणा से भर गया। मीनू ने किस प्रकार साहस से काम लिया और क्या निर्णय लिया? मीनू ने बड़ा साहस दिखाते हुए यह निर्णय लिया कि वह शादी नहीं करेगी। वह अपनी बचपन से ही उसका सपना था वकील बनने का। वह अब वकालत की पढ़ाई करेगी और उसने अपने माता पिता से साफ शब्दों में कह दिया कि वह पढ़ना लिखना चाहती है, वह स्वावलंबी बनना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहती है, ताकि समाज में वह इतना ऊंचा स्थान कर सके, इतना ऊंचा स्थान पा सके, इतना पैसा कमा सके कि वह लड़की होने पर भी वह लड़कों के समान सब कुछ हासिल कर सकती है, यह दिखा देना चाहती थी। तो उसने आगे पढ़ाई करने का निर्णय लिया और शादी का इरादा छोड़ दिया। मायाराम जी के परिवार का मीनू की छोटी बहन आशा से अमित के विवाह के प्रस्ताव के पीछे क्या फरेब छिपा था, समझा कर लिखिए। फरेब यानी कि कौन सी चाल। आशा से अमित के विवाह के प्रस्ताव के पीछे माँ का, अमित की माँ का यह फरेब छिपा था कि वे पत्र में लिखेंगे कि हमें मीनू नहीं आशा पसंद है।
अगर आप रिश्ता तय करना चाहते हैं तो अमित के साथ आशा की शादी तय करें। माँ को यह भली भांति पता था कि दयाराम जी बड़ी बेटी के रहते हुए छोटी की शादी कभी नहीं करेंगे और रिश्ता अपने आप टूट जाएगा और वे अमित की शादी सरिता से कर देंगे, क्योंकि धनीमल जी शादी में 5 लाख रुपए लगा रहे थे। पांव तले धरती खिसकना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ बताते हुए बताइए कि दयाराम जी के पांव तले धरती खिसकने का क्या कारण था। पांव तले धरती खिसकना मतलब बहुत ज़्यादा गहरा धक्का लगना। जब दयाराम जी अमित के घर आशा का रिश्ता लेकर गए तब मायाराम जी घर पे नहीं थे। वे मायाराम जी का इंतज़ार करने लगे। तभी उनकी मुलाकात धनीमल जी से हुई। धनीमल जी द्वारा उन्हें ज्ञात हो गया कि धनीमल जी की छोटी बेटी सरिता का रिश्ता अमित के साथ तय हो गया है। वे 5 लाख रुपए दहेज में दे रहे हैं। ये सब बातें सुनते हुए उनके पांव तले धरती खिसक गई। उन्हें मायाराम जी की क्रूर योजना के बारे में, उनकी चाल का पता चल गया कि किस तरह से उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, फरेब किया है, पैसों की लालच में इतनी क्रूर योजना बना दी